आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। किसी भी रियासत या मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए अपना रवैया सही रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम बने हैं जिसकी तामील करना हर बाशिंदे के लिए जरूरी है। लेकिन इनको ना माना जाए तो अदालत जुर्म की संजीदगी के मुताबिक मुजरिम को सजा देती है। यह है हमारा कानून, मगर आमतौर पर हमें कानून की पूरी मालूमात या समझ नहीं होती, जिसकी वजह से हम सवालों में उलझ जाते हैं। तो आपके ऐसे ही सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब, हमारे कानून में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो आम शहरी के लिए बने हैं, जैसे कि RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि जो आम शहरी है वो जो टैक्स भरता है उसे ये जानने का पूरा हक है कि सरकार उसका ये पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रही है। तो आज आपसे जानूंगी RTI के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो RTI है ये क्या होती है और इसकी जरूरत हमें क्यों है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तरन्नुम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और अच्छा टॉपिक रखा है आज के लिए जी। अगर ये कहा जाए कि आज़ाद हिंदुस्तान में जितने लेजिस्लेशन पास हुए हैं, लेजिस्लेशन का एक सिस्टम ये होता है कि किस लेजिस्लेशन को वेलफेयर लेजिस्लेशन बोलेंगे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जो 2005 में पास हुआ था जी। ये सबसे अच्छा वेलफेयर लेजिस्लेशन इसको कहा जा सकता है, बल्कि उससे भी अच्छा जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उससे भी अच्छा ये एक्ट है इस मामले में कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि सरकार की जवाबदेही। सिर्फ सरकार की जवाबदेही अगर कहते रहे तो उसी से काम नहीं चलता है, बल्कि ये दिखाते हैं कि सरकार जवाबदेही कैसे है। तो बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार अधिनियम जो पास हुआ वो इस चीज़ को देखते हुए किया गया कि किस तरह से सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, क्योंकि हर सिटीजन, हर इंसान का जो है वो टैक्स देता है। जब वो टैक्स देता है तो उसको ये हक है कि वो जाने कि उसकी सरकार उसके पैसे किस तरह से कहाँ खर्च कर रही है। क्या सरकार जो पैसे खर्च कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है या उसके लिए जवाबदेह है या नहीं। ये डिपेंड करता है एक सिटीजन्स को जागरूक होने में। सिटीजन्स को जागरूक बनाने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, ताकि सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन से और उसको इस तरह से हथियार दिया गया कानूनी, जिसके बिहार पर वो जान सकता है कि उसका टैक्स में दिया हुआ पैसा सरकार किस तरह से कहाँ लगा रही है, ताकि सरकारी महकमे वो जवाबदेही उनकी हो सके, सुनिश्चित हो सके। इस तरह से इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया। जी, जैसे कि ये जो एक्ट है ये बना 2005 में और उसके बाद इस साल यानी 2019 में इसमें कुछ बदलाव किया गया। तो ये जो एक्ट है जो पहले से था वो क्या था और जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव क्या हुए हैं? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो इनिशियली पास हुआ तो कहते हैं कि इस लेजिस्लेशन के पास कोई भी है तो उसके पास दांत है कि नहीं, आम लफ्ज़ में जो बोलते हैं, ताकि वो बाइट कर सके या जिस मकसद के लिए उसको पास किया गया है उस मकसद में वो एक जो है अपने आप में कामयाब हो। जैसे इस एक्ट का मकसद ये था कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उस वक्त तक ट्रांसपेरेंसी का कोई मफहूम नहीं होता है जब तक कि हर सिटीजन को यह हक ना हो कि उसको जाने। तो जब ये एक्ट पास किया गया तो इस तरह से उसके रूल्स ड्राफ्ट किए गए। हर कानून का एक तो एक्ट होता है, फिर उस एक्ट पर अमल करने के लिए उसी एक्ट के तहत रूल्स बनता है। तो ये सब जो चीजें बनाई गई वो बिल्कुल सरकार को बाध्य किया गया या गवर्नमेंट महकमे को बाध्य किया गया कि अगर कोई आपसे इंफॉर्मेशन सीख करे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तो आपको 1 महीने के अंदर उसका जवाब देना है। अगर 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर जो इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है उसको यह हक हो जाता है कि 1 महीने के बाद उसको जो सूचना मिले उस डिपार्टमेंट के मुतालिक वो बगैर किसी शुल्क मिले। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है सूचना तो 1 महीने के अंदर उसी डिपार्टमेंट में अपील का भी प्रावधान होता है। तो पहली बात तो ये कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस डिपार्टमेंट पे लगता है ताकि पता रहे। तो तकरीबन जितने भी सरकारी महकमे हैं, सेमी सरकारी या कंप्लीट सरकारी,
उसमें जो भी काम हो रहा है उसकी जानकारी देनी होती है इस कानून के तहत उस डिपार्टमेंट को या उस महकमे को। उसके लिए एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि हर डिपार्टमेंट को ये रूल्स के तहत हक दिया गया कि आप जो है उनको, बल्कि बाध्य किया गया है कि आप नियम्स बनाएं और इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करें। हर डिपार्टमेंट पे फिर इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है, और अगर उसी डिपार्टमेंट में फिर इसका ये प्रावधान है कि अगर किसी भी सूचना जो आप मांगे हैं, अगर वो सूचना से आप सेटिस्फाई नहीं हैं या पूरा सूचना नहीं दिया गया है या कुछ चीज को वेग रखा गया है, क्रिस्टल क्लियर जवाब नहीं दिया गया है, तो फिर उसके अपील 1 महीने के अंदर उसी डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं। तो ये प्रावधान है जी। एक कॉलर हमारे साथ बहुत दूर से जुड़े हैं, सऊदी अरेबिया से है हमारे साथ जावेद। हेलो हेलो सर, तरन्नुम जी, फेरोज साहब, आप दोनों को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है सर, मेरी 25 साल पहले शादी हुई थी जी। और मेरी शादी से पहले मेरी वाइफ का नाम कनीज उम्मे खतीजा था। शादी के बाद उन्होंने फिर मेरा नाम जावेद अपने नाम के साथ जोड़ के अभी खतीजा जावेद रखा है जी। उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट जैसा है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बच्चों के सर्टिफिकेट, सब में हमने खतीजा जावेद ही रखा है और वो सब सही चल रहे हैं। तो क्या मैं उनके पहले के जो स्कूल के कोई चीज है उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा या ये सब चीजें मेरे सही है? अच्छा। ये मेरा सवाल है। ठीक है, इनके लिए क्या कानूनी रास्ता है, क्या कर जी? सकते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। अक्सर इस किस्म के सवालात आ रहे हैं शादी के बाद। हालांकि शादी के बाद हस्बैंड का नाम लगाना कहीं शरिया से नहीं है, क्योंकि इस्लामिक नुक्ते नज़र से औरत की अपनी एक इंडिपेंडेंट, एक लड़की की अपनी इंडिपेंडेंट उसकी आइडेंटिटी है। उसकी आइडेंटिटी उसके फादर के घर वालों के साथ होता है। लेकिन चूंकि हमारे देश में इस किस्म का एक प्रथा है कि शादी के बाद लड़कियों का नाम के आगे उनके हस्बैंड का नाम हो जाता है, तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर अब जो जैसा कि आप बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, डिग्री हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो उसके लिए एक सिस्टम ये है कि एक हमारे यहाँ जो हमारे देश में सिस्टम है कि एक एफिडेविट बनाना पड़ता है कि मैं अपनी मर्जी से अपने नाम चेंज कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का नाम रख रही हूँ, अपने हस्बैंड का नाम अपने नाम के साथ लगा रही हूँ। उसके बाद जो है उसको फिर जो है पेपर में पब्लिश कराना पड़ता है। पेपर में पब्लिश कराने के बाद फिर उसको गैजेट कराया जाता है। डिफरेंट स्टेट या सपोज के लिए दिल्ली है या कोई भी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट्स हैं, उसको आपको फाइल करना पड़ता है। उस एफिडेविट प्लस जो पेपर में आपका एडवर्टीजमेंट है कि हमने अपना नाम चेंज कर लिया है, जब वहाँ पर आप फाइल करेंगे तो 1 महीने के अंदर वो वहाँ से आपको नाम चेंज करने का परमिशन दे देते हैं। फिर उस गज़ेट नोटिफिकेशन के बेसिस पर आप उन स्कूल से या यूनिवर्सिटी से जहाँ से कि सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल की गई है, फिर आप उनको देते हैं और वो आपको पहले वाला जमा करा देते हैं और नया सर्टिफिकेट या डिग्री इशू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट गज़ेट नोटिफिकेशन। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे शोहर है ना, वो 2005। देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा शोहर था ना, वो यमन के हादसे में वहाँ वो है ना 2015-8 को है ना, जिसकी डेट हो गई थी मिसाइल फेंकने से, वो सऊदीया की। तो मेरा केस है ना अभी भुज में है ना, मैंने वकील ढूंढा है, लेकिन वो है ना सरकारी वकील है, वो जल्दी से मेरा केस नहीं लड़ रहा। वो आजकल करके 3-4 महीने हो गए। तो इंसाफ का है ये। अच्छा, यहाँ का है ना वो मालिक बोर्ड का, तो इस पे हमने किया है ईसा सदी की टाइम पे। अभी तक वो वकील है ना कुछ नहीं कर रहा। तो इसके बारे में आप क्या जरा अपना सवाल जरा क्लियर कीजिए। हस्बैंड का इंतकाल जो है 2015 में कहाँ हुआ था? यमन में। 2015-8 में है ना, वो यमन के जो हुदैदा पोर्ट पे जो अटैक नहीं हुआ था इंडियन बोर्ड का, तो उसमें था मेरा शोहर यूनुस मोहम्मद जुनेजा। तो है ना वो मेरा यहाँ बोर्ड के मालिक से है ना मेरा केस चल रहा है। इसका मतलब ये कि कुछ नहीं कर रहा। हाँ, कि आपका जो मसला था वो ये कि
हमारे देश के एक बोट में था, वो बोट जो है रजिस्टर रही होगी और उस पर थे और वहाँ पर हादसा हुआ, उसमें वो काम आ गए। तो देखिए जो बोट वाला है, जो वो कंपनी है, उस कंपनी को की ये जिम्मेदारी है कि जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम के हिसाब से मुआवजा दे। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है और आपके एडवोकेट आपका कहना है कि बहुत तेज़ नहीं चल रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो आप एडवोकेट चेंज कर लीजिए। लेकिन ये कि आपको वहाँ हक बनता है, उसके लिए कंप्लीट लॉज अवेलेबल है। और अगर आप सोच रही हैं कि आपका एडवोकेट सही नहीं काम कर रहा है तो आप उसको चेंज कीजिए। और ये भी कर सकती हैं आप कि अगर वो एडवोकेट कहीं नेग्लिजेंस किया है, जानबूझकर अगर आगे नहीं बढ़ा है, तो उसके खिलाफ, वकील के खिलाफ भी आप बार काउंसिल में स्टेट के आप एप्लीकेशन लगा सकती हैं, क्योंकि ये वकील की जिम्मेदारी होती है एक बार जब केस उसके हवाले हो जाता है कि वो केस को ईमानदारी से, मुस्तैदी से और अपने नॉलेज के हिसाब से उस पर मेहनत करे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो पहले फुर्सत में एडवोकेट चेंज कर लीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जनाब आला से कि इस्लामिक रूल में हिबा बोल के जैसे एक तरीका है, इसका कानूनी हैसियत क्या है, थोड़ा बताइए मुझे। जी, इस्लामिक कानून में हिबा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वजह ये कि एक चीज़ क्लियर पहले हो जाए कि जो हमारे देश में उनको ये क्लियर नहीं है कि एक आदमी के पास जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे उसको अपने एंसेस्टर से मिली है, फादर से मिली है, या उसने खुद बनाया है, वो होल सेल अब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं वो मालिक होता है। हिबा का मतलब होता है, यहाँ इंग्लिश में उसको गिफ्ट बोलते हैं, यानी कि एक मुस्लिम अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। उसका तरीका ये है कि एक गिफ्ट डीड बनाए और जिसको गिफ्ट कर रहा है उसको पोजीशन दे दे, ये उसको पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तानी कानून में वो ओरल ज़बानी गिफ्ट भी वैलिड है, बशर्ते ये कि गिफ्ट के साथ साथ जिस आदमी के फेवर में हिब्बा कर रहे हैं उसको आप उस ज़मीन या उस घर या उस दुकान का कब्ज़ा भी दे दें। तो हिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान में भी कंप्लीट वैलिड है, ओरल भी वैलिड है, रिटर्न भी वैलिड है। पोजीशन साथ में मिलना चाहिए उसको जिसके की नाम से हिब्बा आप कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं गुजरात से। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे घर से क्या है कि उनकी अम्मी के वहाँ चले गई हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या है कि सवाल साफ कीजिए। बता नहीं सकता हूँ। सवाल साफ कीजिए। सवाल एक बार दोहराइए जरा। मेरे घर से मैं उसकी माँ के वहाँ चले गई है और वो उसके नाजायज संबंध है कुछ लड़कों के साथ में, तो उसकी कुछ मेरे पास में वॉइस रिकॉर्डिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग मौजूद है और कुछ डिटेल अगर मेरे को निकालनी है, 1.5 साल पुरानी डिटेल की अगर मेरे को कोर्ट में अर्जी देनी हो तो क्या मेरे को डिटेल 1.5 साल पुरानी डिटेल निकाल के देगी कोर्ट मेरे को क्या उसके बारे में डिटेल? और उसके ऊपर क्या मेरे को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ मायके चली गई है और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि उसके दूसरों से ताल्लुकात हैं। देखिए, ये एलिगेशन अपने आप में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिगेशन होता है जी। जब तक आपके पास सॉलिड प्रूफ न हो उस एलिगेशन का, आप बता रहे हैं कि आपके पास वॉइस मैसेजेस हैं, आपके पास आम मैसेजेस भी हैं और भी आपके पास प्रूफ है, तो ये चीज़ आपको ग्राउंड देता है वाइफ से तलाक सीख करने का, वाइफ से तलाक लेने का। तो आपके पास वैलिड ग्राउंड है, इसके मुतालिक जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं और तलाक के दरख्वास्त दे सकते हैं। आपको अगर ये आपके पास जो चीज़ बता रहे हैं अगर वो है तो आपको तलाक मिल भी जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आदिल बशर। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी बीवी जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी पे है जी। अभी 20 साल हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी, सवाल पूरा करें। मेरा 20 साल वाला एक्सीडेंट हो गया, छोड़ के चली गई है। जरा सवाल क्लियर कीजिए कि आप सर्विस में थे? हमें कुछ सर्विस में, मैं किस डिपार्टमेंट में सर्विस में थे? एजुकेशन। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी। टीचर है, हाई स्कूल टीचर है वो। कौन? मेरी बीवी। अच्छा, ठीक।
अभी 3 साल हुए छोड़ कर चली गई है। आपको छोड़ के चली गई है, सर्विस छोड़ के चली गई है? नहीं, मुझे छोड़ के चली गई है जी। अच्छा, अब मेरा गुजर बदर का सवाल है, कुछ मालूम नहीं हो रहा। देखिए, मसला बहुत क्लियर है। एक हमारे देश में कानून है जो जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल चला मुसलमानों में, वो ये है 125 सीआरपीसी। तो 125 सीआरपीसी में आप जानते हैं कि सिर्फ वाइफ जो है मांग सकती है हस्बैंड से, या पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स मांग सकते हैं जो कि आपसे डिपेंडेंट हों। हिंदू मैरिज एक्ट में ये ज़रूर है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक सेल्फ डिपेंडेंट है या दूसरा जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो उससे हर्जा खर्चा मांग सकता है मुकदमे वगैरह का। लेकिन इस्लामिक लॉ में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी, चाहे आपकी वाइफ सर्विस करती हो या न करती हो, अगर वो सर्विस करती है तब भी उसको ये हक है कि जो वो पैसा कमा रही है वो अपने, चाहे तो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों पे या अपनी मर्जी से उसे खर्च कर सकती है। उस पर हस्बैंड का किसी किस्म का हक नहीं होता है। और ये कि हस्बैंड की हर तरह से जिम्मेदारी है कि वो वाइफ का और बच्चों का खर्च उठाए। यहाँ तक कि वाइफ हस्बैंड को ज़कात दे सकती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को ज़कात नहीं दे सकता है। अच्छा। क्योंकि वाइफ की जिम्मेदारी हस्बैंड की है, लेकिन हस्बैंड की जिम्मेदारी वाइफ की नहीं है, इसलिए ज़कात भी वाइफ को है। अगर वाइफ के पास अपनी प्रॉपर्टी है, हस्बैंड अगर कमज़ोर हो गए हैं, वो नहीं चला पा रहे हैं घर को, तो अपने पैसे में से उनको अपना ज़कात जो है हस्बैंड को दे सकती है घर चलाने के लिए। तो कंप्लीट जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है, वाइफ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, चाहे वो सर्विस कर रही हो या उसके पास अपने जायदाद हो। हर हाल में हस्बैंड को ही वाइफ को खर्च देना है। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है पुणे से, रजिया सुल्ताना। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि जो एनए प्लॉट और गुंठेवाड़ी प्लॉट, उसका फर्क क्या है, और गुंठेवाड़ी प्लॉट क्या लेना सही है क्या गलत है? देखिए मैम, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, और इसमें अक्सर आपके यहाँ डिफरेंसेस करने में और उसमें डिस्प्यूट्स भी होते होंगे। लेकिन इसके लिए गुजारिश ये है कि आप अपने लोकल एडवोकेट से बात कीजिए, क्योंकि हर स्टेट का इस संबंध में अलग अलग लॉ है। तो आप अपने स्टेट के एडवोकेट से बात कीजिए, वो आपकी सही रहनुमाई करेंगे। जी। एक कॉलर फोन लाइन पर, निसार अहमद। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ, वकील साहब से ये है कि हमने एक 420 की IR लॉन्च की थी, पुलिस ने चालान पेश कर दिया, लेकिन 10 साल से आज तक कोई उसकी हियरिंग ही नहीं हो रही है। अच्छा। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हियरिंग न होने के कोई न कोई वजूहात होते हैं। यानी कि आपने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट में 420 का केस भी हो गया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट भी फाइल कर दिया। तो ये तो हो सकता है कि केस 10 साल में ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन हियरिंग तो चल रही होगी। और आपने ये नहीं बताया कि चार्ज अभी फ्रेम हुआ है कि नहीं, क्योंकि दूसरा स्टेप होता है चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट का जो काम होता है वो ये कि कोर्ट पहले कॉग्निजेंस लेती है, उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम करती है। अगर चार्ज फ्रेम हो गया है तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस, जिसमें आप भी एक गवाह हैं अगर आपने कंप्लेंट किया है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, 32-33 साल की प्रैक्टिस की, ये कभी कभी ऐसा होता है कि इत्तेफाक से कोई केस ऐसा निकलता है कि जो भी डेट पड़ता है उस डेट पे ये स्ट्राइक हो गया, किसी का इंतकाल हो गया, किसी ने किसी हिसाब से कोर्ट बंद हो गया, तो कभी 2-3 साल ऐसे निकल जाता है। तो आप ज़रा केस को फॉलो कीजिए और फॉलो करके ज़रा ये है कि आखिर में केसेस में डेट इतने क्यों पड़ रहे हैं। और जहाँ तक 420 के जो CBI वगैरह के इन्वेस्टिगेशन के केसेस हैं उसमें 150-150, 200 विटनेसेस होते हैं। और आपने सुना होगा कि NIA के जो केसेस हैं, जो लोग टेरर एक्ट में अंदर हैं, तो 14 साल, 18 साल, यहाँ तक कि 23 साल तक केसेस चलते हैं। वजह ये कि उसमें गवाह जो है 100-150 होते हैं। तो इतने लोगों की गवाही कराना ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। उस हिसाब से देख लीजिए कि आपके 420 केस जो है किस नौइयत का है वो केस, और आखिर में लेट क्यों हो रहा है। जब कोर्ट में एक बार केस चला गया है तो उसका अल्टीमेटली कल्मिनेशन में उसको ख़त्म होना है, या तो सज़ा होना है या तो एक्विट होना है। तो देख लीजिए, केस को ज़रा फॉलो कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, रिजवाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोल रही हूँ जी, बताएं। जी, मेरा सवाल ये था कि हमारे दादा अब हयात नहीं है, उनकी 5 दुकानें थी जी, तो उनके 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों के पास एक एक दुकान है। तो एक दुकान जो बची है उसको हमारे ताई के बेटे ने कब्जा कर दिया। जी।
और दुकानें मतलब वो जब भी किराए पर थी दुकान, उसका जो खर्च था वो फूफियों के लिए रखा जाता था कि फूफियों का आगे को काम में आई होते थे, फूफियों के पास जाते थे। लेकिन उन्होंने ताला तोड़कर उसका कब्जा कर लिया, तो अब उसके लिए क्या हल निकाला जाए? देखिए, आपके दादा के इंतकाल के बाद जो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, आपके फादर और 3 भाई यानी उनके चारों बेटों का बनता है, प्लस उनकी बेटियों का बनता है। आपने जो बताया है उस हिसाब से एक एक बेटे को एक एक दुकान दे दिया गया, और एक दुकान जो था उसका जो किराए पर था उसका किराया आपकी फूफी के पास जाता था। इसका मतलब कि आपका खानगी बंटवारा हुआ, उसमें बेटियों का भी हक मिला आपके दादा की प्रॉपर्टी में। तो ये उनका हक अपने यहाँ महफूज है। अगर उसको नहीं दिया जा रहा है, उनके कोई भाई ने यानी आपके किसी चचा ने अगर उसको कब्जा कर लिया है, तो उनके पास एक कानूनी अख्तियार है कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करें। उनको ये अथॉरिटी है। उनसे कहिए कि पहली बात तो एक पुलिस में कंप्लेंट करें, उसके बाद भी अगर उसको नहीं छोड़ रहे हैं तो कोर्ट में उनके खिलाफ जो है केस करें। अच्छा ग्राउंड है, क्योंकि आपकी फूफी का उसमें हक है और उनको वो हक मिलना चाहिए। एक कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ, मोहम्मद इकबाल। हेलो हेलो इकबाल जी, बताएं क्या सवाल है? जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? टीवी वालों से पूछ सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आप सवाल कर सकते हैं। सवाल क्या भी नहीं है, हमारा एक प्रॉपर्टी सेल कर दिया। वो 9 मंथ्स का अग्रीमेंट किया था, अभी 4 साल हो गया, अभी तक रजिस्ट्री नहीं किया। अच्छा, इस्लामिक कानून के हिसाब से पैसा ज्यादा लेने का ये सूद होता है क्या? कैसा है, क्या है, उसको क्या करने का? देखें, आपने ऐसा सवाल पूछ दिया जिसमें काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन अक्सर ये मसला आ रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि आपने एक प्रॉपर्टी के लिए जो है पैसा दिया या पैसा लिया, एक एग्रीमेंट हुआ 9 महीने, तो उसमें ये भी लिखा होगा कि अगर 9 महीने में वो बकाया पैसा नहीं देंगे तो वो पैसा फोरफिट हो जाएगा। अगर ये एग्रीमेंट में बात है कि फोरफिट हो जाएगा, तो ये इस्लामिक शरिया के हिसाब से भी प्लस इंडियन कानून के हिसाब से भी जायज़ है। अब आगे का सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो पैसा आप मांगने वाला मांग रहा है या देने वाला दे रहा है, अगर मांगने वाला ये कह रहा है कि नहीं साहब आपका पैसा जो है उस पर इतने दिन आपके पास रहा, तो अभी इस्लामिक फ़िक़्ह में इस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या उस पैसे की वैल्यू देखा जाएगा कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त क्या वैल्यू था, अब उस वैल्यू के हिसाब से उसको इंक्रीज़ करके दिया जाएगा। तो जो इंक्रीज़ करके दिया जाएगा वो सूद में के ज़मुर्रे में आएगा या नहीं आएगा। तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन आम तौर पे जो ये बन रहा है वो यही बन रहा है। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि इस किस्म का लेन देन सोने में किया जाए ताकि उसका एक वैल्यू बना रहे, लेकिन ये नामुमकिन है आज की डेट में। आज की डेट में जो भी होता है वो डॉलर और रुपीज़ और रूबल में ही होता है। तो हमारा कानून कहता है कि सूद के साथ वापस होना चाहिए, जबकि इस्लामिक शरिया अभी इस मसले में, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्कशन का सब्जेक्ट है, डिफरेंट जगह डिफरेंट ये दे रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी है, आप वेबसाइट पे जाइए, ज़रा वहाँ से आप रहनुमाई ले लीजिए कि आज की तारीख में क्या पोजीशन है। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी ये आप देंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रिसर्च अच्छा है इस मसले पे। सूद के मुतालिक जो है, इंटरेस्ट के मुतालिक उनका काफ़ी लंबा डिस्कशन है और उनके पास 2-3 किताबें बहुत अच्छी आई हैं और हर ग्रुप के, हर किस्म के, हर फ़िक़्ह के उलमा का भी उस पर राय है, तो वहाँ से आपको सही रहनुमाई मिल जाएगी इसमें। जी, बीच में आप हमें बता रहे थे कि ये जो RTI है ये कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए और ये जो एक्ट है ये कितना अहम है, लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो RTI है इसका दायरा कहाँ तक है। एक तो बात ये तर्जुम कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो कि हर सिटीज़न को बाअख्तियार बनाता है। ये ऐसा कानून है जिसके आने से हर सिटीज़न के हाथ में जो है एक ये कहिए कि आर्म्स आ गया, जिसके ज़रिए वो अच्छी तरह से जान सकता है कि हम जो टैक्स का अपना पैसा दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसका जो इतलाक जिसको बोलते हैं किस किस पर लागू होता है। तो देखिए, हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि MP MLA को ये पहले अख्तियार था कि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी चीज़ के मुतालिक जानकारी के लिए वो लेटर लिख सकता था, उस लेटर का उसको जवाब देना वो डिपार्टमेंट बाध्य होता था। अब ये जो पावर MP और MLA के पास था वो पावर जो है हिंदुस्तान के हर शहरी को दे दिया गया है। अब उसके लिए जो डिपार्टमेंट है जो बाध्य है, जितने सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, इवन जो कोर्ट है
पुलिस महकमा है, बिजली महकमा है, हॉस्पिटल है, वो जितनी भी सरकारी महकमे हैं और या सेमी सरकारी हैं, उन सब से आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि वो प्राइवेट इदारे, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट फंडेड हैं, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से, यूनुस। हेलो। हाँ, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मेरे को फिजिकल केस के बारे में बात करने का था। जी, बताएं। मैं बात करूं? हाँ, बताएं। बात करूं। मेरे दादी 40 इयर्स के पहले 75 में एक प्रॉपर्टी लिया था, 70 मतलब 70 गज का जी। और उसको उनके सिस्टर को, दादी के सिस्टर को हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी बेच दिया, गिफ्ट कर दिया उन्होंने। 35 और ये 35 बैलेंस वाला मेरे उन दादी के बच्चों को, बच्चों में तो 5 to 6% उनके बड़े बच्चे के नाम पे किया और एक प्रॉपर्टी को डिवाइड करके उनके दोनों सिस्टर, दादी के दोनों बच्चे, बेटियां हैं, वो बेटिया के नाम कर दिया है, गिफ्ट डीड। जी। अभी मेरे छोटे चाचा के पूरा प्रॉपर्टी को एक्वायर बोले तो फिर से रजिस्ट्रेशन करा दिया उन्होंने। जी। वो चलता है क्या बोलते, ऑलरेडी गिफ्ट डीड 40 इयर्स पहले हो गया और सेल डीड बना के भी 20 इयर्स हो गया। जी। और गिफ्ट डीड बना के भी 10 इयर्स हो गया। जी, ठीक है। मेरे 2 फूफियों को। जी, ठीक है। वकील साहब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ तेलंगाना से और जुड़े हैं, मोहम्मद अजीमुद्दीन। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। जी, इनामी लैंड है 2 एकड़, मेरे को रिन्यू डिपार्ट जो है तो 73 में सीलिंग में दिया था। तो जो है तो उसके बाद पट्टा हो गया। पट्टा मेरे को अगर इनामी रहा तो लोन ही पट्टा देते थे, मगर पट्टा दिए और मैं जो है तो उससे दूसरे से खरीद के रजिस्ट्री कर लिया। रजिस्ट्री खरीदने के बाद अब ऑनलाइन होने के बाद वहाँ भी रजिस्ट्री ऑफिस में गवर्नमेंट लैंड बता रहा, मगर एक 15 दिन पहले इंडोमेट वाले बोर्ड लगाए थे, तो मैं तहसीलदार साहब से पेपर ले जाकर रुजू हुआ। होने के बाद उन्होंने जो है सो गिरदावर को ले जाके पंचनामा सर्वे करके बोर्ड निकाल दिए। तो मेरे को इंडोमेट से कुछ डर है क्या? जी, ठीक है। जी, पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ उद्दीन साहब। एक चीज़ तो ये कि जो आपने बताया है ये बेसिकली तेलंगाना के ये लोकल एक्ट जो ज़मीन को एक्वायर करती हैं वहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट, उससे गवर्न होता है आपको। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि आपके बातों से ये लग रहा है सवाल से कि वहाँ पर वो बोर्ड लगा रहे थे, ये ज़मीन आपके नाम से रजिस्ट्री है, पट्टा और पट्टा के बाद रजिस्ट्री, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर जगह चढ़ा हुआ है। तो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, या तो किसी ने बेचते वक्त जो है अलग खसरा नंबर देके और ज़मीन जो है पता चला कि, क्योंकि जो भी ज़मीन एक्वायर हो गई है जब उसकी रजिस्ट्री के लिए जाएंगे या खारिज दाखिल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन लग जाता है कि तो ऑलरेडी सरकार एक्वायर कर चुकी है। और अगर ऑलरेडी सरकार एक्वायर नहीं की है और आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है और आपके रिप्रेजेंटेशन पे जो वहाँ बोर्ड लगा था वो बोर्ड भी हटा दिए, तो इसका मतलब कि उस ज़मीन पर आपका मालिकाना हक अब तक बरकरार है। अगर आगे कोई और इंटरफेयर कर रहा है तो इसके क्लैरिफिकेशन के लिए आप कोर्ट से जो है एक डिक्लेरेशन सूट डाल दीजिए। यही चीज़ बताइए जो आपने हमें बताई है कि ऐसा सिचुएशन है, उस ज़मीन को डिस्प्यूट करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर एंडोनमेंट आकर बोर्ड लगा रही है, इसलिए एक डिक्लेरेशन दिया जाए कि इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, न कि कोई बोर्ड। जी, इनसे पहले एक कॉलर ने हमें कॉल किया था नागपुर से, यूनुस ने, और इनका सवाल भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। जी, यूनुस साहब, पहली बात तो ये कि आपके सवाल ज़रा लंबे थे और बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी जो आपका जवाब हुआ वो ये कि जो 35 प्रॉपर्टी का हाफ ने मिला था, 35 गज, उस गज में उन्होंने ज़िंदगी में ही हिट कर दिया था और पोजीशन भी दे दिया था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सब पहले हुआ था
और अभी उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम से हो गई। तो देखिए, किसी चीज़ का हिब्बा अगर हो जाता है और एक डॉक्यूमेंट्स प्राइवेटली भी बन जाता है तो जिम्मेदारी ये होनी चाहिए जिनके नाम से प्रॉपर्टी बनाई जाती है, गिफ्ट होती है या जो गिफ्ट किया होता है, कि फिर इसको रिकॉर्ड पर भी लाए। वहाँ पे जाकर कोर्ट फीस देना होता है, जिस तरह से सेल डीड में कोर्ट फीस लगता है उसी तरह से, तभी जाके उसको लीगली एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद ही वो नाम पे चढ़ता है। आपके सवाल से जो बात निकल कर आ रही है ये कि गिफ्ट तो किया गया था, वैलिड था, पोजीशन भी था, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में उसका अंदराज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर वो दूसरी जगह कर दी। फिर भी आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में आप इस्टेब्लिश कर दे रहे हैं कि हमारे पास इन्होंने गिफ्ट किया था, ओरल गिफ्ट भी हो सकता है, अगर आपके पास डीड है तो ऑल राइट, प्लस गवाह होने चाहिए और ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि इतने दिनों से पोजीशन उनके पास है जिनके फेवर में गिफ्ट किया गया था। तो आपका केस इस हिसाब से मजबूत है और ये जो रजिस्ट्री हुई है उस रजिस्ट्री को कोर्ट रद्द कर सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद उस्मान। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। हम बात कर रहे थे इससे पहले आरटीआई की। अगर किसी को आरटीआई फाइल करनी है तो क्या तरीका होगा उसका? बहुत अच्छी बात है तरुण, क्योंकि आम सिटीजन्स को तो इसी से चीज़ से लेना देना है किस तरह से वो फाइल होता है, अब वो किस तरह से प्रोसीड करे। जैसा कि मैंने बताया कि हर डिपार्टमेंट में के लिए लाजमी कर दिया गया है कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकर्रर करे। अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर के मुतालिक मालूम नहीं है तो उस डिपार्टमेंट के हेड के साथ लिख सकता है। बस हेडिंग ये देना पड़ता है कि राइट सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। जी, माजरत के साथ आपको रोकना चाहूँगी। एक बार फिर से कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद उस्मान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मेरा एक प्रॉपर्टी का सवाल है, एक वकील साहब से पूछना था। जी बताएं। जी बताएं। ये मेरे वालिदैन मेरे जब तक मुझे इनायत वो प्रॉपर्टी तकसीम करके बोले कि हम 3 भाई, मगर आज तक तकसीम नहीं और वालिदैन 1 साल हुआ गुजर गए अब दोनों। फिर आज इसका हल कैसा, जबकि वो दोनों भाई जो है सो वो बोलते हैं नहीं हमारे नाम पे करके गया अब्बा। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट फर्दर क्या मेरे को इसमें हिस्सा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? जी देखिए मोहम्मद उस्मान साहब, एक बात बहुत क्लियर रखिए कि जब आपके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो वालिद के नाम से या आपके वालिदा के नाम से जो भी प्रॉपर्टी था उसमें आप तमाम भाई बहनों का इस्लामिक शरिया के हिसाब से हिस्सा बनता है। अगर उसमें कोई ये क्लेम कर रहा है कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही गिफ्ट कर गए थे, तो फिर उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि गिफ्ट उन्होंने किया था या नहीं किया था। तो ये कि पहली बात तो ये कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट एक लाइए कोर्ट से और कोर्ट में ये बताइए कि फ़लाँ जिनका इंतकाल हुआ था उनके इतने बेटे हैं या इतनी बेटियां हैं, उनमें से एक बेटा मैं हूँ, हमें प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है जबकि हमारे वालिद के नाम से ये प्रॉपर्टी थी। फिर वो आकर जवाब देंगे कि उनके पास वो प्रॉपर्टी है तो कैसे है, अगर उन्होंने गिफ्ट किया है तो उसका क्या प्रूफ है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप मुकदमा का बैलेंस आपके फेवर में है। जी वकील साहब, आप हमें बता रहे थे कि आरटीआई फाइल करने का क्या सही तरीका है? तरीका यह है आरटीआई फाइल करने का कि जिस डिपार्टमेंट से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को आप ये करके एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। वो एप्लीकेशन इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लोकल लैंग्वेज में, जिस स्टेट में भी वो लैंग्वेज चलता हो उसमें भी हो सकता है। उसके लिए किसी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना होगा जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करना होगा। ये लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत हमें सूचना चाहिए। अब उसके आगे लिखेंगे कि किस किस चीज़ के मुतालिक आपको सूचना चाहिए, उसको आप स्पेसिफिक शॉर्ट में लिख दें 1 2 3 4 5। उसके बाद जो है आप एक 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको लेना होगा उस डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन ऑफिस अकाउंट ऑफिसर के नाम से। और अगर सपोज ले कि ये प्रावधान नहीं है तो आप डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं और फीस का रिसिप्ट लेना ज़रूरी होता है ताकि वो रिसिप्ट बाद में आपके काम आए। अगर आपको सही मानों में वो एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है या आप सही मानों में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या मांगना है, तो ये भी जितने महकमे हैं उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है सूचना अधिकारी है वो उसको मदद करनी पड़ेगी आपके फॉर्म में आपके सब्जेक्ट को लिखवाने में। तो इस तरह से अच्छा, जो लोग इसमें बीपीएल से नीचे हैं
तो उसमें एक बीपीएल का अपना फोटोकॉपी लगा दे एप्लीकेशन के साथ और ये लिख दे कि हम बीपीएल में आते हैं, तो वो 10 रुपये का जो फी है वो भी नहीं लगेगा। तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी? उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ये तरीका है राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन देने का। अगर खुद भर सकते हैं ऑल राइट, अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे तो उस डिपार्टमेंट को, और उसमें साथ में एक चीज़ ज़रूर एप्लीकेशन में लिख दीजिए कि अगर ये जो सूचना हम मांग रहे हैं अगर ये इस डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट के इसी में सेक्शन 63 है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ही कि उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जिस डिपार्टमेंट से के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो उस डिपार्टमेंट को भेज दे उसे, और साथ में ये भी इन्फॉर्म कर दे जो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है उसको भी इन्फॉर्म कर दे कि भाई आपका एप्लीकेशन में जो आपने सूचना मांगी थी उसका ताल्लुक हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है और आपका एप्लीकेशन जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, ताकि आप वहाँ पर फिर जाके चाराजोई करें। तो ये बहुत ही सही सिस्टम है। उसमें लिख भी देना चाहिए एप्लीकेशन में, अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो फ़ौरन लिख देना चाहिए कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन, अगर आपके डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन कंसर्न नहीं है तो आप जो है उस डिपार्टमेंट को आप इसको फॉरवर्ड कर दें हमें सूचना देते हुए। जी, आपने डिपार्टमेंट का नाम लिया, क्योंकि साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किन डिपार्टमेंट से या किन महकमों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, तो जितने सरकारी इदारे हैं उन सब से आपको वो बाध्य हैं इन्फॉर्मेशन देने के, बाउंड है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये सरकारी इदारे क्या हैं, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेज हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, कोर्ट हो, पुलिस का महकमा है, इनकम टैक्स का महकमा है, या इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इसी तरह से जैसे जो काम ये रोड वगैरह बनाते हैं, बिजली का महकमा है, वाटर का महकमा है, वाटर बोर्ड है दिल्ली में जैसे। तो ये जितने सरकारी इदारे हैं प्लस वो इदारे जिनको कि सरकार जो है सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उनसे भी, निगम जिसको बोलते हैं, कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन बोलते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। और उन स्कूल से भी ले सकते हैं जो सरकारी है, और वो स्कूल से भी ले सकते हैं जो सरकारी तो नहीं है लेकिन सरकार एड देती है उन्हें, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसका तरीका यही है जो उन्होंने बताया। अच्छा, प्राइवेट स्कूल का भी देखिए, जो लोग इस एक्टिविस्ट हैं, RTI एक्टिविस्ट जिनको बोलते हैं, जो तजर्बा होने पे चीज़ें आगे पता चलती हैं, वो काफ़ी इसमें आगे निकल चुके हैं। यहाँ तक कि सपोज के लिए कोई प्राइवेट स्कूल है, अब प्राइवेट स्कूल बाध्य नहीं है क्योंकि इसको सरकार से कोई एड नहीं लेता है, लेकिन डिग्री और उसका सर्टिफिकेट जो है, या कोई कॉलेज है तो सर्टिफिकेट इनके तो सरकार ही की तरफ से होता है। यानी किसी भी तरह अगर सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, अगर वो नहीं भी लाजमी, अगर कोई प्राइवेट है और कंप्लीट कोई भी सरकार से एड नहीं लेता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये आता है ना कि सरकार से वो एड ले रहा हो, लेकिन एड नहीं ले रहा हो तब क्या करेंगे, तब भी उसके लिए भी इनडायरेक्ट लोग मांग लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मांग लेते हैं कि फला स्कूल में कितने टीचर्स हैं, टीचर्स की तनख्वाह क्या है, क्या वो जो गवर्नमेंट के जो ये है गाइडलाइंस है कि एक स्कूल के पास क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या उनके पास है, क्या उतने टीचर, सपोज के लिए कि अगर ये है कि 40 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, तो क्या ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो वो स्कूल तो आपको नहीं देगा क्योंकि वो सरकार से नहीं लेता है किसी किस्म का एड, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर है उस ऑफिस से मंगा सकते हैं कि आप उस स्कूल के बारे में बताइए, तो वो फिर दे देंगे, वो सरकारी इदारा है, जिससे कि आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो तकरीबन मिल जाता है। जी, और भी बातें करेंगे। RTI से जुड़ी हुई एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा केस ना फाइनल हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। जी, हाँ बताएं, सवाल बताएं। हाँ, वो डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी केस। हाँ, बोल ये कोर्ट से करे तो डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें कोर्ट भी नहीं भरा है, कोर्ट ने अभी तक। आगे बताएं। और फरार हो गया, वो पैसा नहीं भरा, तो हमने कोर्ट से डिवोर्स लिए। जी, तो उसमें डिवोर्स होने के बाद अब उसमें डिग्री आई 2 लाख रुपए की, तो उसको कैसे वसूली करना? जी, तो वसूली, हाँ बोलो। जी, सवाल पूरा करें।
आप 2 लाख रुपए डिग्री आई उसमें, तो अपन उसको वसूल कैसे करेंगे कोर्ट से? जी जी, आपने जो सवाल किया है, पहली बात तो ये कि जितने भी कॉलर हैं सवाल पूछने वाले हैं, उनसे गुजारिश ये है कि अपने सवाल को पहले ही दिमाग में अच्छी तरह सोच लें, ताकि कम से कम सेंटेंस में सवाल को पूरा किया जा सके, और ये कि जो अपना आप बात कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से आप उसको कम्युनिकेट कर सकें कि आपका सवाल क्या है। आपके जो सवाल से ये जाहिर होता है कि आपने 2 केस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस का और डाइवोर्स का। आपको डाइवोर्स मिल गया है और डोमेस्टिक वायलेंस में भी आपको जो है 2 लाख का ऑर्डर हो गया है, लेकिन इस बीच वो हस्बैंड जो हैं वो फरार हो गए हैं, अब अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उस कोर्ट को ये भी अधिकार दिया गया है कि अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको लागू कैसे कराएं। तो आप उस कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन लगाइए कि हमें फला केस में 2 लाख रुपया हमें अवार्ड हुआ था, कंपनसेशन या डैमेजेस या मेंटेनेंस, जो कि फिर एक प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस का एक सिस्टम होता है कि कोर्ट किस तरह से एक आदमी को अपने यहाँ हाजिर करवाए। तो पहले नोटिस इशू होता है, समन इशू होता है, उसके बाद भी नहीं आता है तो कोर्ट को ये पावर होता है कि बेलेबल वारंट, और फिर वारंट दाखिल करे। अगर वो भी नहीं होता है, फिर भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोर्ट की जब्ती का भी सिस्टम होता है कि उसके जो सामान है, उसकी कहीं प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को भी अटेस्ट करा सकती हैं और 2 लाख रुपया उससे जो है वसूल कर सकती हैं प्रॉपर्टी को अटेस्ट करा के। वकील साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं RTI एक्ट की, और इस एक्ट के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ या 2G स्कैम हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद पता चला कि बैंकों के पास कितनी करेंसी वापस आई, और तमाम ऐसे ढेरों स्कैम्स इसी के ज़रिए पता चले। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने बहुत सारी अहम बातें जो है RTI के बारे में हमें बताई, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने RTI फाइल करी, उससे ज़्यादा पैसे वसूल लिए गए या फिर उसका कोई जवाब नहीं आया, बहुत दिन लग गए। तो अगर RTI से जुड़ी कोई शिकायत करनी है तो कहाँ पर जाकर और किससे करनी होगी? जी तरन्नुम, आपने बहुत सही बताया। 2005 से आप देखेंगे तो पहले तो इतने इन्फॉर्मेशन नहीं थे, इसीलिए करप्शन के उतने केसेस उजागर नहीं होते थे। अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ही का कमाल है कि कॉमनवेल्थ में कितने घपले हुए, कितने पैसे हुए, और जैसे आपने जो चीज़ें बताई हैं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ही का कमाल है कि जिसके ज़रिए जो राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो है फिर कोर्ट में केस किए और करप्शन की बहुत सी चीज़ें सामने आई। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। देखिए, यही सब प्रावधान ऐसा है जिसके कि मैंने कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स को अच्छा खासा अधिकार दे रहा था, और उसी अधिकार के तहत ये है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मांगी है और वो इन्फॉर्मेशन जो है नहीं दिया गया या गलत दिया गया या वेग इन्फॉर्मेशन दिया गया जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं है, तो वहीं पर आप अपील दाखिल कर सकते हैं। उसके अलावा सरकार ने हर स्टेट में स्टेट कमीशन प्लस सेंटर में जो है सेंट्रल कमीशन बनाया गया है, जो कि एक अपीलेट अथॉरिटी है। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसी डिपार्टमेंट में 1 महीने के अंदर जो है आप अपील कर सकते हैं। अगर उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। दिल्ली के लोग सेंट्रल कमीशन में जा सकते हैं। स्टेट कमीशन से भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप फिर सेंट्रल कमीशन में आ सकते हैं। और यहाँ तक कि जो लोग खतावार हैं, खताकार हैं, यानी कि जिन्होंने गलती की है और जानबूझकर इन्फॉर्मेशन छिपाया है या दिया है तो गलत दिया है या देने में बहुत देर कर दी है, तो उसके लिए भी प्रावधान ये है कि कई जजमेंट ऐसे आ चुके हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के, जहाँ पर कि बाकायदा फ़ाइन हुआ है, और फाइन जो है 25,000 तक हुआ है उस कंसर्न ऑफिसर्स पे। तो उसी में ये प्रावधान ये दिया गया है कि वहाँ से आप ले सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, जीनत। हेलो मैं जीनत है, नागपुर से बात करती हैं। जी, नागपुर से बात कर रही हैं, बताएं क्या सवाल है? नागपुर से बात क्या है तो मेरे शोहर है ना, मेरे सास के नाम पर है, तो घर है ना मेरे नाम पे, हमारे सास के पास मैं बोल ले सका लिख के दिए तो है मुझे 2,60,000 को मैं बोल ले सका लिखे 2,60,000 को मेरे नाम पर 4 साल के नीचे मैं बोल ले सका लिखा ले को है जी। रजिस्ट्री भी करा डाले, रजिस्ट्री करा कर मेरे नाम को। अब क्या कि हमारे देवर ना गए साल है ना, हमारे देवरानी के नाम पर लिखा दिए है, मैं मर्जी को लिखा डाले है जी। क्या आपका सवाल क्लियर नहीं होगा? आपके देवर क्या ये प्रॉपर्टी आपके नाम से हो गई 2,60,000? मेरे सास का घर है ना मेरे नाम पर, मैं हाँ चलिए, आपका नाम से हो गया। अब देवर क्या कर रहा है? अब हमारे देवर क्या करेगा तो हमारे देवरानी के नाम मैं मर्जी को हमारे देवरानी के नाम पर लिखा डाले है देवर हमारे।
देखिए भावा जे मर गए को क्या करेगा तो और देवरानी के नाम पे दिखा डाले नहीं रेलवे का पेंशन भी आता है मुझे। जी जीना साहब, आपका सवाल ये है कि प्रॉपर्टी जो है आपके सास ससुर की तरफ से आपके हस्बैंड से होते हुए आपको दे दी गई और वो 2,60,000 में आपके नाम से रजिस्ट्री हो गई, तो उस प्रॉपर्टी की मालिक आप होंगे। अगर देवर किसी किस्म का उसमें इंटरफेयर कर रहा है या आपको निकालने की कोशिश कर रहा है या ज़बरदस्ती उस प्रॉपर्टी का कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप फ़ौरन जो है इसका इतला पुलिस को दीजिए, यानी पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अगर पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कोर्ट में जाइए और एक इंजेक्शन लीजिए और सीधे क्लियर ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा है कि ये प्रॉपर्टी आपने ख़रीदा गया है और 2,60,000 में ख़रीदा है, उसके आप कब्ज़े में भी है, लेकिन दूसरा इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको एक मुकदमा बोलते हैं जिसकी इंजंक्शन सूट बोलते हैं कि दूसरी पार्टी को किसी किस्म के इंटरफेयर करने से कोर्ट जो है मना कर सकती है, उनके खिलाफ जो है ऑर्डर पास कर सकती है। जी वकील साहब, जैसे आपने आरटीआई के बारे में बताया कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है और क्यों ये बहुत ज़्यादा अहम है और हमें किस तरह से आरटीआई फाइल करनी चाहिए, और इसमें एक जो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी आरटीआई फाइल करता है तो उसका जवाब जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर अभी की बात करें, मौजूदा हालात की बात करें, तो तकरीबन 26,000 के आसपास क्वेरीज अभी भी वहाँ पर है जिनका जवाब लोगों तक नहीं भेजा गया है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, पिछले जो 4-5 साल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये देखा गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस को, प्रावधान को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है एक न एक बहाने से। तो अगर किसी डिपार्टमेंट्स को किसी भी कानून में अगर उसका मेन जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को हटा के उसको ऑब्टेन करने का अगर तरीक़े को टफ कर दिया जाता है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत आसान किया गया था और यहाँ तक आसान था कि एप्लीकेशन आप नहीं लिखने जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं तब भी जाइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि आपका एप्लीकेशन सही भरवाए, आपको सही गाइड करे। लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो है पिछले 4-5 साल से देखा जा रहा है कि डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है और कितने एप्लीकेशंस, बहुत ही अहम एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं जो कि कंप्लीट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आता है, लेकिन उसको एक न एक बहाना करके नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे अमेंडमेंट लाए गए हैं, लाने की कोशिश की जा रही है जिसके काफ़ी मुखालिफत भी हो रही है कि कहते हैं कि कानून तो है लेकिन उस कानून के अंदर ताकत नहीं है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत 2005 में जो एक्ट पास हुआ था उसकी जो ताकत है, जिसको बोलते हैं रूह, उस रूह को निकालने की कोशिश हो रही है और कई चीज़ें जो है वो कम कर दी गई है और उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, अगर सरकार न चाहे कि नहीं साहब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सही मानों में इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि कानून अलग चीज़ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। तो कोई कानून रही कर क्या होगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। तो इसमें सरकार की विल पावर की भी कमी नज़र आ रही है और इस तरह से वो उसके प्रावधान जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट थे, बहुत ही वेलफेयर थे, बहुत ही टाइम बाउंड थे, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका अपोजिशन होना चाहिए और सही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जिसके के ज़रिए जो है हम कह सकते हैं कि आम सिटीजन्स फिर एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है, उसको दिलचस्पी बढ़ती है। और जितने ही लोगों को अपने सरकार के ऊपर उम्मीद रहती है और ये होता है कि हमारा सरकार सही काम कर रही है, हमारे टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन छिपाया नहीं जा रहा है, उतनी ही उस देश के प्रति वहाँ के सिटीजन्स की लॉयल्टी बढ़ती है, यानी कि देशभक्ति बढ़ती है, देश से प्रेम बढ़ता है और फिर देश जो है महफूज रहता है। जहाँ इस चीज़ की कमी होती है, आम सिटीजन्स अगर देश के इन सब चीज़ों से या अफसरशाही पर चेक था एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, लेकिन वो अगर चेक ख़त्म हो रहा है तो फिर लोगों में बेचैनी बढ़ती है। वो बेचैनी किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। तो ये कि उसको डाइल्यूट करने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश का लोग अपोज कर रहे हैं, वही अपनी जगह जो है सही है। जो एक्ट था वो अपने आप में स्ट्रिंजेंट था और उसमें ऑलरेडी प्रावधान था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। जैसे सपोज देते कोई सीक्रेट चीज़ है, गवर्नमेंट के डिफेंस से ताल्लुक़ है और तो उसको ऑलरेडी उसमें प्रावधान है कि उसको सरकार कह सकती है कि भाई इस ज़माने में हमें इस चीज़ का एग्जम्पशन है इस सेक्शन के तहत कि चूँकि ये बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है
और इसकी अपनी क्लासिकल इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को डाइवल्ज करने पे आम पब्लिक को नुकसान हो सकता है। देश को नुकसान का मतलब आम पब्लिक को नुकसान, तो आम पब्लिक को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता। ऑलरेडी प्रावधान था उसमें, लेकिन उसके बाद भी डिफरेंट चीज़ों को किसी न किसी बहाना लगा के जो उसको न देना और कोई न कोई एक्ट में ऐसी चीज़ें ला देना कि जो इन्फॉर्मेशन हम सीख करना चाहते हैं उसमें रुकावट हो रही है, देर हो रही है, सीख करने वाला हैरेस हो रहा है जी। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी अगर पब्लिक स्पिरिटेड कोई सिटीजन है, अगर वो कोई काम कर रहा है लेकिन वो भी ज़्यादा अगर हैरेस होने लगता है तो फिर डिस्करेज हो जाता है और पीछा छोड़ देता है। सपोजली किसी करप्शन के पीछे कोई पड़ा हुआ है कि नहीं साहब हम इसको उजागर करके रहेंगे, लेकिन इंसान की अपनी भी जिम्मेदारी होती है। ये अगर पब्लिक स्पिरिट में काम कर रहा है तो उसका यही हैरेसमेंट ज़्यादा हो जाता है। जी, आपने आरटीआई से जुड़ी बहुत अहम बातें आज हमें बताई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने और कानूनी समझ को बढ़ाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।